हेलो और नमस्ते। अभी 2-3 दिन पहले हमने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से एक अनाउंसमेंट देखा कि जिसमें उन्होंने को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है एचडीएफसी के साथ, ऐसा लिखा था। तो इस अनाउंसमेंट के बाद सडनली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर प्राइस में एक एक्टिविटी, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली और वो शेयर प्राइस भी 8 to 10% जंप करके बैठा है। तो काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है कि ये को लेंडिंग एग्जैक्टली है क्या, और एचडीएफसी के साथ ये एग्रीमेंट साइन करने का एग्जैक्टली फ़ायदा क्या होगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को, और ये शेयर प्राइस यहाँ से और कितना आगे तक जा सकता है। पिछले एक साल में हमने देखा है कि वो शेयर प्राइस 90 रुपीज़ नीचे से 260 रुपीज़ ऊपर तक इस रेंज में घूमते रहा है। ओके, सो इस रेंज के आगे भी क्या वो जा सकता है और कहाँ तक जा सकता है, ये काफ़ी बड़ा सवाल लोगों के मन में है। तो इस वीडियो के थ्रू मेरे व्यूज़ और मेरे ओपिनियंस मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। साथ ही साथ ये को लेंडिंग बिजनेस एग्जैक्टली है क्या, और ये इसके ऊपर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस क्यों ज़्यादा फोकस कर रहा है, ये भी सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर फाइनली मेरा शेयर प्राइस टारगेट भी 2-3 साल में मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर प्राइस कहाँ तक ले जाना एक्सपेक्ट करता हूँ और क्यों एक्सपेक्ट करता हूँ, ये भी बातें बताऊँगा। सो आइए शुरू करते हैं। पिछले एक साल में हमने देखा है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने जब भी उनका प्रेजेंटेशन किया है क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ, तो उन्होंने कहा है कि वो लोग यहाँ से आगे एसेट लाइट ग्रोथ पे फोकस करेंगे। सो उनका होम लोन्स का बिजनेस जनरली लॉन्ग टर्म बिजनेस रहता है, 15 से 20 साल के लोन्स वो लोग देते हैं और उतने ड्यूरेशन तक वो लोन उनके बैलेंस शीट पे बैठा रहता है। तो काफ़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो काफ़ी सारे एनबीएफसी को जिनको उतना लॉन्ग टर्म सब्सटैंशियल कैपिटल अवेलेबल नहीं होता, फिर उनको उनका ग्रोथ कर्टेल करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक काफ़ी एग्रेसिव कंपनी रही है। इनफैक्ट FY18 तक वो बहुत ही एग्रेसिवली ग्रो कर रहे थे और उसके बाद पिछले 2 या 3 सालों में उनकी ग्रोथ रिलेटिवली नेगेटिव में है। इनफैक्ट उनका लोन बुक नेगेटिव में है, वो भी मैं आगे आपके सामने उसके डिटेल्स रखूंगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये स्ट्रैटेजी जो चेंज की है, तो उसका मेन रीज़न यही है कि एसेट लाइट अगर वो रखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली ग्रो कर सकेंगे और बिना उतने ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट के। उसके डिटेल्स भी मैं आगे दूंगा। तो ये एसेट लाइट मॉडल एग्जैक्टली होता क्या है कि उसमें बेसिकली जितना वो लोन देंगे तो उसका पूरा का पूरा लोन का जो बर्डन है वो उनके खुद के बैलेंस शीट पे वो नहीं रखेंगे, एक मेजर पोर्शन किसी और के बैलेंस शीट पे ट्रांसफर करेंगे। तो एसेट लाइट मॉडल में बेसिकली खुद के बैलेंस शीट को हल्का रखना ये मेन टारगेट रहेगा। उसके लिए उनके पास 2 ऑप्शंस है। तो एक ऑप्शन जो को लेंडिंग का अभी पिछले साल ही शुरू हुआ है, इनफैक्ट आरबीआई ने मेरे ख्याल से अक्टूबर 2020 में ही ये परमिशन दी है को लेंडिंग मॉडल के लिए। सो जिसमें एनबीएफसीज या बैंक्स साथ में मिलके भी लोन डिसबर्सल्स कर सकेंगे। तो उसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक प्राइमरी पार्टनर, सेलिंग पार्टनर बनेगा और वो किसी और बैंक के एनबीएफसी के साथ मिलके ये को लेंडिंग पार्टनरशिप में लोन्स देना शुरू करेंगे। और उनके पास ऑलरेडी 3 पार्टनर्स साइन अप उन्होंने किए हैं और एक दो पार्टनर्स वो बहुत जल्द साइन करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो है सिक्योरिटाइजेशन या फिर सेल डाउन ऑप्शन, यानी कि जो भी लोन पूरा का पूरा उनके खुद के बैलेंस शीट पे जो उन्होंने दिया है, ऑलरेडी पहले भी दिया है या फिर नए लोन्स भी जो देंगे, तो वो लोन अकाउंट 6 से 12 महीने का जब अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा तो उसके बाद वो लोग सेल डाउन कर सकते हैं, यानी कि किसी और बैंक या एनबीएफसी या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इन्वेस्टर को भी वो बेच सकते हैं। तो उसका बेसिकली आने वाले सारे ईएमआईज जो है वो उस बैंक के एनबीएफसी को जाएंगे और उसके बदले वो बैंक या एनबीएफसी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को अपफ्रंट एक सब्सटैंशियल कैपिटल दे देगा। ओके, सो उस वजह से क्या होता है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का वापस काफ़ी बड़ा कैपिटल अवेलेबल उनके पास हो जाता है ताकि वो नए लोन्स दे सके। तो इसका भी क्या फ़ायदा होता है वो आगे देखते हैं। सबसे पहले को लेंडिंग मॉडल है क्या, तो को लेंडिंग मॉडल में जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि अभी जैसे एचडीएफसी के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, तो कोई भी नया लोन देते समय एचडीएफसी जो है वो एक सिर्फ कैपिटल प्रोवाइड करने वाला पार्टनर बनेगा और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है वो प्राइमरी पार्टनर बनेगा जो सेल्स मार्केटिंग का पूरा काम करेगा। ओके, किसे लोन देना है उसका पूरा स्टडी करना, उस क्लाइंट का पूरा प्रोफाइल स्टडी करना, कौन से एसेट के लिए
वो लोन दे रहे हैं उसका पूरा प्रोफाइल स्टडी करना, तो फिर लोन कितना देना चाहिए वगैरह वो सब चेक करके इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस वो सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेगा। साथ ही साथ उस लोन अकाउंट को मैनेज करने का काम भी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस करेगा, यानी कि रीपेमेंट्स रेगुलर आ रहे हैं कि नहीं वो सारे चेक करने का काम भी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पास ही रहेगा। जो दूसरा पार्टनर, यानी कि इस केस में, इस एग्जांपल में हमने एचडीएफसी जैसे पकड़ा है, तो एचडीएफसी का काम सिर्फ कैपिटल प्रोवाइड करना रहेगा, इसके अलावा एचडीएफसी को और कुछ भी नहीं करना है। अब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्यों बन जाता है? तो अब पहले एचडीएफसी की अगर बात करें तो एचडीएफसी को बिना कुछ किए उनके पास जो कैपिटल अवेलेबल है उसके ऊपर उनको एक डिसेंट रिटर्न्स मिल जाएंगे। सो होम लोन जो रेगुलरली नॉर्मली 8.5 या 9% के रेट पे अभी चल रहे हैं, तो उसका एक मेजर पोर्शन यानी कि मे बी 0.5% का गैप छोड़ के बाकी उनको पूरा का पूरा इंटरेस्ट उनके कैपिटल पे मिल जाएगा। जो 0.5% का गैप मैंने जो बोला है वो बेसिकली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को वो एज अ फी देंगे, अकाउंट मैनेजमेंट फी जैसे के तौर पे। सो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा कैपिटल बिना लॉक किए उनको एक छोटा पोर्शन इंटरेस्ट का मिलेगा, डेफिनेटली वो 20% जो लोन एक्सपोजर उनके पास रहेगा उसका इंटरेस्ट मिलेगा। साथ ही साथ ये सारे जो सेल्स, मार्केटिंग और अंडर राइटिंग के जो एक्टिविटीज वो लोग करेंगे, प्लस अकाउंट मैनेजमेंट का जो काम करेंगे, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म में उनको एक रिकरिंग फी मिलती रहेगी। ओके, सो फी इनकम बूस्ट करेगा और फी इनकम की मदद से उनको आगे चल के प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी सब्सटेंशियल बूस्ट हो सकती है, और बिना बहुत बड़ा कैपिटल लॉक किए। ये सबसे बड़ी बात है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए। इसकी मदद से या इस बिजनेस मॉडल की मदद से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही एग्रेसिवली नए नए लोन्स दे पाएगा, नए नए ज्योग्राफीज में एक्सपांड कर पाएगा। इनफैक्ट उन्होंने ऑलरेडी ब्रांच नेटवर्क का एक्सपांशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का एक्सपांशन अनाउंस कर दिया है, और उसकी मदद से वो डेफिनेटली नंबर ऑफ लोन्स जो लोग क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे देते थे उसमें काफी सब्सटैंशियल वॉल्यूम जंप वो देखना चाहते हैं। ओके, और वो काफी कॉन्फिडेंट भी है कि उतना पोटेंशियल वो लोग कैप्चर कर पाएंगे। सो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और उस पार्टनर बैंक या एनबीएफसी जो भी है, उन दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन डेफिनेटली है। सो को लेंडिंग बिजनेस मॉडल मेरे हिसाब से काफी बड़ा स्कोप होने वाला है, और उसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस वाली जैसी कंपनी जो एग्रेसिव है, काफी सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में काफी एग्रेसिवली काम करती है, उनके लिए भी डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। जो दूसरा ऑप्शन सिक्योरिटाइजेशन या सेल डाउन का, जैसे मैंने कहा था कि कोई भी लोन जो 100% इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने खुद के बलबूते पे दिया है, डिसबर्स किया हुआ है, उसका परफॉर्मेंस 6 से 12 महीने तक मॉनिटर करने के बाद अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा रहा उस अकाउंट का, तो वो लोन भी वो किसी और को बेच सकते हैं। हाँ, अकाउंट मैनेजमेंट इनके पास रह सकता है चाहे तो, और उसके लिए उनको एक छोटी सी फी भी मिल जाएगी। सो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए फिर से ये एक अच्छा ऑप्शन है कि जहां पे उनका सब्सटैंशियल कैपिटल जो उस लोन अकाउंट में लॉक्ड है वो रिलीज हो जाता है किसी और को बेचने के बाद, और उनको रिकरिंग बेसिस पे लॉन्ग टर्म में एक छोटी सी फी इनकम मिलती रहेगी उस अकाउंट मैनेज करने के लिए। तो ये दोनों मॉडल्स यूज करके इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही एग्रेसिवली नंबर ऑफ लोन्स ज्यादा से ज्यादा दे सकेंगे, ताकि उनके पास टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या लोन्स अंडर मैनेजमेंट का नंबर बहुत फास्ट बढ़ेगा, लेकिन बिना उनके बैलेंस शीट पे बहुत बड़ा कैपिटल ब्लॉक किए। ओके, सो ये मेरे हिसाब से इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस स्ट्रैटेजी है, और आने वाले 2-3 साल या 5 साल में इस डायरेक्शन में हम लोग बहुत अच्छा प्ले देख सकेंगे, बहुत अच्छा ग्रोथ देख सकेंगे। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो एग्रेसिवली जिस एग्रेशन के साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी पिछले 2 साल में शुरू किया है, इसी को वो आगे एक्सपांड करना चाहते हैं। तो इसमें क्रॉस सेलिंग के भी काफ़ी ऑप्शंस उनके पास होने वाले हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एक और प्लान रिसेंटली किसी अपडेट में, क्वार्टरली अपडेट में कहा था, या किसी मेरे ख्याल से कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने कहा था कि उनका प्लान ये भी है कि होम लोन्स के साथ साथ उनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से वो अर्निंग पॉपुलेशन की सारे रियल एस्टेट रिक्वायरमेंट्स को केटर करने की कोशिश करने वाले हैं।
तो बेसिकली अर्निंग पॉपुलेशन जो है उनको कुछ लोगों को रेंटल हाउसेस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ लोगों को नया घर खरीदना होता है, कुछ लोगों को एग्जिस्टिंग घर बेच के अपग्रेड करना होता है बड़े घर के लिए। तो ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस उनके खुद के डिजिटल प्लेटफॉर्म से फुलफिल करने की कोशिश करने वाला है। तो ये इन सारे डील्स में, इन सारे ट्रांजैक्शंस में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का फी इनकम भी बूस्ट हो सकता है, साथ ही साथ उनको काफ़ी वाइड रेंज ऑफ होम लोन के लिए क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्लान मेरे हिसाब से है और आने वाले 2-3 सालों में इस दिशा में भी हम लोग काफ़ी काम देखेंगे। अब देखते हैं कि पिछले 2-3 सालों में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में कैसे चेंजेस हुए और उस वजह से जो वैल्यूएशन में जो चेंजेस हुए वो भी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि FY18 तक उन्होंने काफ़ी एग्रेसिवली उनका लोन बुक ग्रो किया था और उस वक्त उनका लोन बुक 1,10,000 करोड़ पे था। टोटल इनकम भी ऑलमोस्ट 15,000 करोड़, नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ और मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप का फिगर 50,000 करोड़ के ऊपर था। ओके, उस वक्त FY18 की बात है। सो उस वक्त जब ग्रोथ अच्छा चल रहा था तो उस वक्त मार्केट ने भी उसको अच्छा वैल्यूएशन दिया था, शेयर प्राइस भी ऑलमोस्ट 1200 रुपए के नजदीक था। लेकिन उसके बाद के 2-3 सालों में उन्होंने नए लोन्स देना एकदम से कम कर दिया। उसका रीजन भी वैलिड रीजन है, IL&FS का जो स्कैम FY19 में बाहर आया तो उसके बाद कैपिटल अवेलेबिलिटी ऐसे NBFCs के लिए एकदम सडनली रुक गया। बहुत सारे बैंक्स ने हाथ रोक लिए इनको कैपिटल देने से, तो उस वजह से उनको नए लोन्स देने में तकलीफ हुई और फिर एग्जिस्टिंग लोन्स को सेल डाउन करके उन्होंने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने उनका लोन बुक कर्टेल किया, श्रिंक कर दिया। और अभी जो नए एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्लान किया है, पिछले 2 साल में डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी पे वो लोग काम कर रहे थे और अभी इस स्ट्रैटेजी को यूज करके वो यहाँ से आगे, यानी कि अभी दिसंबर 20 का जो लेटेस्ट फिगर हमारे पास है, यहाँ पे 70,000 करोड़ का लोन बुक है सिर्फ उनके पास। तो यहाँ से आगे वो लोग अभी ग्रोथ करेंगे तो वो इस एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे करेंगे। इसमें उनका इंटरेस्ट इनकम हो सकता है बहुत ज्यादा फास्ट नहीं ग्रो होगा, लेकिन उनका फी इनकम जो है वो डेफिनेटली बूस्ट होगा और वो रिकरिंग बेसिस पे होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि एक ट्रांजैक्शन हो गया एक फी इनकम मिल गया, ऐसा नहीं। वो फी इनकम रिकरिंग रहेगा, हर क्वार्टर आते रहेगा और जैसे जैसे नए लोन्स देते जाएंगे वैसे वैसे वो फी इनकम का फिगर भी हर क्वार्टर हम लोग बढ़ते हुए देखेंगे। सो यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे कि इनकम भले ही उतना फास्ट ग्रो ना हो, लेकिन नेट प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली फास्टर होगी। और मार्केट कैप जो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं 24 अप्रैल को मार्केट कैप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का सिर्फ 8,200 करोड़ का है। तो यहाँ से आगे ये वापस 50,000 करोड़ की दिशा में, अभी मैं ऐसा नहीं कहता कि ये अगले 1 साल या 2 साल में ही इतना हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये यहाँ से काफी सब्सटैंशियली ग्रो हो सकता है। उसके रीजंस भी मैं आने वाले स्लाइड में दे रहा हूं आपको, लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस वक्त इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट कैप जो है वो सिर्फ 8,200 करोड़ का है और शेयर प्राइस अराउंड 177 पे फिलहाल चल रहा है। और उसका जो मार्च 2018 का जो पीक है वो 1200 रुपीज के आसपास का शेयर प्राइस और 50,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप था। ये भी याद रखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अच्छे दिन भी जब देखे थे तब उस वक्त उतना वैल्यूएशन उनको मिल रहा था। अगर कंपनी के फिर से दिन पलट जाते हैं और अच्छी ग्रोथ दिखाना शुरू करते हैं तो उस दिशा में डेफिनेटली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर प्राइस जा सकता है। अब देखते हैं कि क्या ये ग्रोथ ट्रेंड ये वापस रीगेन कर पाएगा कि नहीं, इसके कुछ रीजंस। ओके, सो मेरे हिसाब से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस डेफिनेटली बड़ी ग्रोथ के लिए तैयारी कर रहा है। पिछले अप्रैल से लेके उन्होंने दिसंबर तक ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का एडिशनल कैपिटल रेज किया है और ये जो कैपिटल रेज किया है वो बॉन्ड्स, टर्म लोन्स यानी कि बैंक्स के अलग अलग बैंक से लिया हुआ लोन या फिर एग्जिस्टिंग लोन बुक में से लोन सेल डाउन करके, या फिर उन्होंने इवन एडिशनल QIP यानी कि उनके अपने शेयर्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेच के भी कुछ फंड्स रेज किए हैं। प्लस उन्होंने एक ओक नॉर्थ बैंक करके उनका एक इन्वेस्टमेंट था, 5 साल पहले उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया था। यूरोप बेस्ड एक नई स्टार्टअप बैंक थी, उसमें उन्होंने एक
सब्सटैंशियल स्टेक लिया था, तो उस स्टेक का एक मेजर पोर्शन उन्होंने अभी रिसेंटली पिछले 8 महीनों में 6 से 8 महीनों में ही बेच दिया है, और उसके अगेंस्ट भी उनको एक काफ़ी सब्सटैंशियल प्रॉफिट मिला है, काफ़ी सब्सटैंशियल कैपिटल मिला है, और अराउंड 2000 करोड़ का कैपिटल तो उसमें से ही मिला है। तो ये सब मिला के इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का कैपिटल ऑलरेडी रेज किया है। इनफैक्ट अभी मार्च क्वार्टर में उन्होंने FCCB इशू करके, यानी कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करके भी एक एडिशनल 1000 या 1100 करोड़ का कैपिटल भी रेज किया है। तो ये सब मिला के 30,000 करोड़ या उससे थोड़ा ज़्यादा का कैपिटल इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पास रेडी अवेलेबल है नए लोन्स देने के लिए। याद रखिए, कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी इतना सब्सटैंशियल कैपिटल कब रेज करता है, जब उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है कि वो काफ़ी एग्रेसिवली ये अमाउंट यूज करके इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर पाएगा या फिर बिजनेस ग्रो कर पाएगा। तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने ऑलरेडी उनके कुछ टारगेट्स पिछले क्वार्टरली अपडेट में प्रेजेंट किए थे कि सितंबर क्वार्टर तक, यानी कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर जो है, तब तक वो लोग क्वार्टरली डिसबर्सल्स का फिगर 4,500 करोड़ तक पहुंचाना चाहते हैं, और अगले मार्च तक, यानी कि करंट फाइनेंशियल एंड होते होते वो लोग 6,000 करोड़ पर क्वार्टर के रेट से डिसबर्सल्स करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी एग्रेसिव टारगेट्स है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अचीवेबल भी है। और जिस तरीके से उन्होंने कैपिटल अवेलेबल करके रखा हुआ है, प्लस को लेंडिंग पार्टनर्स के साथ एग्रीमेंट्स भी साइन करके रखे हैं, तो मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली अचीवेबल टारगेट्स है। और अगर ये टारगेट्स अचीव कर पाते हैं इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, तो डेफिनेटली शेयर प्राइस में भी एक काफ़ी सब्सटैंशियल जंप हम लोग देखना शुरू करेंगे। जैसे जैसे क्वार्टरली अपडेट्स आते रहेंगे, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स अगर दिखेंगे, तो डेफिनेटली शेयर प्राइस भी उस तरीके से परफॉर्म करेगा। ये जो डिसबर्सल्स होने वाले, मेरे हिसाब से उसमें से 30 to 50% डिसबर्सल जो है वो को लेंडिंग पार्टनर्स के साथ होने वाला है स्टार्टिंग में। मेरे ख्याल से इनिशियल 1 ईयर जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे रहेगा, बहुत बड़े वॉल्यूम्स पे नहीं चलेगा, लेकिन एक डिसेंट वॉल्यूम पे वो लोग को लेंडिंग मॉडल यूज करेंगे। और उस मॉडल का एक्सपीरियंस अगर अच्छा रहा दोनों पार्टनर्स के लिए, यानी कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और जो दूसरा पार्टनर, जो भी वो 5 में से जो भी पार्टनर वो लोग अलग अलग रीजन्स में वो लोग यूज करेंगे, तो उन दोनों का अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो आगे ये मॉडल वो लोग स्केल अप भी कर सकते हैं। ओके, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस डेफिनेटली खुशी से और ज़्यादा वॉल्यूम्स वो लोग को लेंडिंग के थ्रू यूज करना चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो सब्सटैंशियल कैपिटल उन्होंने ऑलरेडी रेज किया हुआ है, उसकी मदद से इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस उनका खुद का लोन बुक जो है वो ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ से ग्रो कर सकेंगे आने वाले दो या 3 सालों में। और साथ ही साथ जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी कि को लेंडिंग पार्टनर्स के साथ या फिर सेल डाउन किए हुए जो लोन्स है, जो अकाउंट्स वो लोग मैनेज खुद करेंगे, तो वो सारे एसेट्स का भी फिगर जो है वो एडिशनल 1 लाख करोड़ का वो लोग अगले 2 या 3 सालों में डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात जो काफी शेयर होल्डर्स के लिए, ऑलमोस्ट सभी शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डिविडेंड्स। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है, जिसमें उन्होंने दिसंबर 2019 के क्वार्टर तक हर क्वार्टर में एक डिसेंट डिविडेंड दिया हुआ है। उनकी इनफैक्ट डिविडेंड पॉलिसी ऐसी है कि 50% ऑफ द प्रॉफिट वो जनरली डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनकी अगर आप हिस्ट्री देखें, मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने उसके सारे डिटेल्स भी दिए थे कि हर साल जो भी प्रॉफिट वो लोग कमाते हैं, अर्निंग्स पर शेयर जो भी आता है, उसका अप्रॉक्सीमेट 50% पोर्शन जो है वो लोग डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वो एनुअल डिविडेंड पे बिलीव नहीं करते, वो क्वार्टरली डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करते। हर क्वार्टर में डिविडेंड आता था। सिर्फ पिछले मार्च क्वार्टर से, यानी कि मार्च 2020 जब से कोविड का अनाउंसमेंट हुआ है या कोविड की शुरुआत हुई है, तब से उन्होंने सिर्फ कैपिटल कॉन्जर्व करने के लिए डिविडेंड्स रोक लिए थे। लेकिन मेरे ख्याल से वो अभी मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ही वापस डिविडेंड देना शुरू करेंगे। उसके 2 रीजंस है। एक ये कि जो कोविड की वजह से पिछले साल जो डर था कि बहुत बड़े बड़े लोन्स अमाउंट्स जो है वो हो सकता है बैड लोन्स में कन्वर्ट हो जाए, एनपीएस जो कहते हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो वो डर अभी रहा नहीं है। उतने एनपीएस नहीं आ रहे हैं, स्पेशली होम लोन बिजनेस में तो डेफिनेटली नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक काफ़ी सब्सटैंशियल प्रॉफिट बुक किया है उनके एक इन्वेस्टमेंट पे।
ओक नॉर्थ बैंक जो मैंने कहा था कि 5 या 6 साल पहले उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की थी, सिर्फ 600 करोड़ का अमाउंट इन्वेस्ट किया था उस ओक नॉर्थ बैंक के स्टार्टअप में, और कुछ मेरे ख्याल से उस वक्त 40% स्टेक उनको मिला था। उसका एक छोटा पोर्शन उन्होंने 2018 में बेच के उसमें ऑलरेडी उन्होंने कुछ 800 करोड़ रिकवर कर लिए थे, और बचा हुआ स्टेक अभी उन्होंने रिसेंट जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उस फाइनेंशियल ईयर में बेच के मोर देन 2000 करोड़ उनको उसके मिल गए, मोर देन 2000 करोड़। सो ये सारा का सारा अमाउंट जो है वो प्रॉफिट के तौर पे ही ऑलमोस्ट। सो इतना सब्सटेंशियल प्रॉफिट जो उन्होंने बुक किया हुआ है वो डेफिनेटली वो लोग शेयर होल्डर्स के साथ थोड़ा पोर्शन तो उसमें से डेफिनेटली शेयर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस मार्च 21 का जो क्वार्टर है उसके रिजल्ट के साथ ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वापस शुरू करेगा। और यहाँ से आगे जैसे मैंने कहा था कि फी इनकम और वो भी रिकरिंग फी इनकम पे उनका ज़्यादा फोकस रहने वाला है। सो वो रिकरिंग फी इनकम जैसे जैसे बिल्ड होता है, जैसे जैसे उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है, वैसे वैसे हम लोग डिविडेंड्स में भी एक स्टेडी राइज आने वाले सालों में, आने वाले क्वार्टर्स में देखते जाएंगे। सो ये सारे फैक्टर्स अगर मिला लिए तो मेरे हिसाब से इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर प्राइस या मार्केट कैप अगर देखा जाए आज 8000 करोड़ के नजदीक है, वो यहाँ से डेफिनेटली 4 गुना हो सकता है आने वाले 2 से 3 सालों में। सो मेरे हिसाब से उसका शेयर प्राइस का जो टारगेट है वो 600 प्लस का तो मैं डेफिनेटली रख रहा हूँ आने वाले 2 से 3 सालों के लिए। याद रखिए ये शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं है जो अगले 2-3 महीनों में आ जाएगा ये, लेकिन अगले 2-3 साल में डेफिनेटली हम लोग 600 प्लस का फिगर देखने की उम्मीद रख सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जो भी ग्रोथ के जो एस्टिमेट्स मैंने बनाए हैं जो भी उस दिशा में अगर काम चलना शुरू हो जाए, लोन बुक धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर जाए, जो क्वार्टरली डिसबर्सल्स के टारगेट्स उन्होंने बोले हैं वो अगर वो नियर अबाउट अचीव कर ले, तो ये सारे फैक्टर्स मिला के मेरे हिसाब से 600 प्लस का तो टारगेट अगले 2 से 3 सालों के लिए डेफिनेटली बनता है।